नमस्कार दोस्तों। एक और विषय के साथ आपके अपने चैनल डॉक्टर कृष्णकांत क्लासेस पे मैं हाजिर हूँ आप सबके समक्ष। आज का उपविषय सिर्फ अध्यापक शिक्षा, बीएड, डीएड, एमएड इनसे ही संबंधित नहीं है। मेरे अनुसार ये जो उपविषय है ये उन सभी लोगों से संबंधित है जो इस भारत की भूमि पर एक नागरिक के रूप में अपना जीवन जो है वो जी रहे हैं। आज का उपविषय है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत सरकार ने एक पास किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में हम जो मुख्य मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो इस प्रकार है। मीनिंग ऑफ आरटी, शिक्षा का अधिकार क्या है इसका अर्थ पढ़ेंगे। मेन फीचर्स ऑफ आरटी एक्ट, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ आरटी एक्ट, और इसके साथ साथ हम इसकी समालोचना भी करेंगे कि ये जो अधिनियम है ये कहाँ पर कमजोर पड़ता है, कहाँ पर ये समस्याएं पैदा करता है। और इसमें मैंने जो इसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं और सुनते हैं तो आप कुछ चीजों को कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। पहला है डिफाइन आरटी, आप बता पाएंगे कि आरटी क्या है। एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ आरटी एक्ट, आप जो शिक्षा के अधिकार के मुख्य जो बिंदु हैं, मुख्य जो विशेषताएं हैं उनकी व्याख्या कर सकेंगे। और क्रिटिकली एनालाइज आरटी एक्ट, और उसके साथ साथ आप आरटी एक्ट की समालोचना भी कर पाएंगे। ये जो अधिनियम है ये कहां पर कमजोर पड़ रहा है। बात करते हैं। द एक्ट इज कंप्लीटली टाइटल्ड द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ये जो अधिनियम है इसका जो शीर्षक है वो है बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन अगस्त 2009 सॉरी 2009 में ये भारत की संसद के अंदर इसको पास कर दिया गया। When the act came into force in 2010, India became one among 135 countries where education is a fundamental right of every child. जब ये लागू हुआ, came into force मतलब कि इस अधिनियम के तहत जो भारत की टेरिटरी है, जो भूमि है, उस पर इसका जो क्रियान्वयन करना प्रारंभ किया गया, तो भारत दुनिया के 135 उन देशों में आ गया जहां पर बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया। द 86th Constitutional Amendment 2002 inserted Article 21A in the Indian Constitution, which states the state shall provide free and compulsory education to all children of 6 to 14 years in such manner as the state may be law determine. 86वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया था कि राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। इसके लिए वो कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है मतलब इसके लिए वो कानून बना सकता है। एज पर दिस द राइट टू एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट एंड रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और इस तरह जो शिक्षा का अधिकार था वो क्या हो गया, राइट बन गया, एक अधिकार आ गया, और इसको नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची से हटा दिया गया। पहले ये राज्य की नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनमें था। द आरटी इज द कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन इन्वेज्ड अंडर 86th अमेंडमेंट। आरटी के 86वें संशोधन के तहत परिकल्पित परिणामी कानून है जिसको हम चैलेंजेबल है, जिसको चैलेंज कर सकता है कोई भी आदमी कि मेरे अधिकार का हनन हो रहा है अगर कोई ये चीज नहीं करता है। कहीं भी, किसी भी टेरिटरी में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी नगर पालिका में अगर ऐसा होता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। द आर्टिकल इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड फ्री इन इट्स टाइटल। अनुच्छेद में एक शब्द दिया गया फ्री, मुफ्त। व्हाट इट मीन्स इज दैट नो चाइल्ड is liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education. आगे इसमें ब्रैकेट में कुछ चीजें लिखी है। other than those admitted by his or parents in a school not supported by government। ये कहता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के शुल्क या
खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। एक सिंगल पैनी, एक सिंगल पैसा उससे नहीं ले सकते जिससे उसके शिक्षा को प्रभावित किया जा सकता है। मतलब आप किसी भी तरीके से बच्चे से पैसा नहीं मांग सकते। अगर उसके पास पैसा नहीं है, इस डर से वो स्कूल नहीं जाता था, और इसी बाधा को इस कानून के तहत हटा दिया गया है। This act makes it obligatory on the part of government to ensure admission, attendance, and completion of elementary education by all children falling in the age bracket 6 to 14 years. यह अधिनियम सरकार को 6 से 14 वर्ष की आयु में आने वाले सभी बच्चों के प्रवेश, एडमिशन देना है, उपस्थिति, उनको विद्यालय में बनाए रखना है और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने की सुनिश्चितता को बाध्य करता है कि वो 6 से 14 वर्ष तक विद्यालय में रहेंगे। Essentially, this act ensures free elementary education to all children in economically weaker section of society. अनिवार्य रूप से यह अधिनियम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सभी बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनके पास आजीविका कमाने तक के पैसे नहीं है, तो वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे, और उन वर्गों को इसके अंदर सबसे ज्यादा शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मेन फीचर्स, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन until they complete their elementary education in a school in the neighborhood. अब ये कहता है कि बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवानी है, और वो भी मुफ्त होगी और अनिवार्य होगी। मुफ्त का मतलब हमने पहले पढ़ा कि उससे एक सिंगल पैनी आप नहीं ले सकते, एक सिंगल पैसा नहीं ले सकते, किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जा सकता। दूसरी चीज अनिवार्य, उसको विद्यालय में लाना आपकी जिम्मेदारी है। माता पिता, स्थानीय शासन, अध्यापक और शिक्षा के जो अन्य अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ इन्होंने एक चीज कही है, नेबरहुड, पड़ोस में, मतलब स्कूल रीच में होना चाहिए। बहुत दूर है तो नजदीक में स्कूल खोले जाने चाहिए। दूसरी चीज, the act makes it clear that compulsory education implies that it is an obligation on the part of the government to ensure the admission, attendance and completion of elementary education of children between the ages of 6 and 14. अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य है, अनिवार्य का मतलब क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं, जिस किसी दशा में है, जिस जगह पर है, वो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो उनको प्रवेश दिलाना, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना और उनकी 6 से 14 वर्ष की आयु की जो शिक्षा है उसको पूरा करना सरकार का दायित्व है। सरकार इससे बच नहीं सकती। The word free indicates that no charge is payable by the child which may prevent him her from completing such education। और उसके साथ साथ उससे कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता जिससे कि वो बच्चा विद्यालय आने से बचे। मतलब वो जिसके पास शुल्क देने के लिए नहीं तो विद्यालय नहीं आएगा, तो उसको फ्री ये दी जा रही है। अगला है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एडमिशन ऑफ ए नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू एज ए क्लास ऑफ हिज एप्रोप्रिएट एज। अधिनियम में गैर प्रवेशित बच्चे को उसकी उपयुक्त आयु की कक्षा में प्रवेश देने का प्रावधान। 6 वर्ष के बच्चे को हमने मान लीजिए दाखिला देना है, 8 वर्ष का कोई बच्चा आपके एरिया में कहीं बाहर बैठा है, तो उसको 8 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके साथ उसको दाखिला दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको पहली कक्षा में बैठा दिया जाएगा, ये भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इट मेंशन द ड्यूटीज ऑफ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, द लोकल अथॉरिटीज and parents in ensuring the education of a child। इसमें बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित सरकारों की, स्थानीय अधिकारियों की, माता पिता की जो जिम्मेदारियां हैं उसका उल्लेख किया गया है। It also specifies the sharing of the financial burden between central and state government। जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का कॉन्करेंट लिस्ट का मुद्दा है, तो इसमें जो भी चीजें होती हैं वो शेयर्ड उस पे होती है। तो इसलिए इसका जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो बच्चा एडमिट हुआ है स्कूल में, उसका जो खर्चा है वो कौन उठाएगा, सेंटर कितना उठाएगा, स्टेट कितना उठाएगा, केंद्र कितना उठाएगा, राज्य कितना उठाएगा, ये सुनिश्चित किया गया। इट स्पेसिफाइज स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स फॉर प्यूपिल टीचर रेशियो। कितने बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए ये निश्चित करता है ये अधिनियम। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग, भवन कैसा होना चाहिए। वर्किंग डेज ऑफ द स्कूल, विद्यालय कितने दिन कम से कम लगना चाहिए। एंड फॉर द टीचर्स, और अध्यापक जो हैं उनके लिए मानदंड क्या होने चाहिए, ये भी इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। इसको उसके अंदर व्याख्या की गई है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इट आल्सो सेज देयर शुड बी नो अर्बन रूरल इम्बैलेंस इन टीचर पोस्टिंग।
अध्यापकों की जब नियुक्ति होती है, एक दिक्कत आती है जब हमारी नई नई नियुक्ति होती है, तो हम कहते हैं जब जॉब नहीं लग रहे कहीं भी जॉब मिल जाए, और जैसे जॉब मिल जाती है हम कहते हैं घर के नजदीक चले जाएं या शहर के नजदीक चले जाएं। तो वो वाली जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है इससे, रिमोट एरियाज में खास करके जहाँ सुविधाएं नहीं है, ऐसी जगहों पर कोई जाकर काम करना नहीं चाहता, और जब काम नहीं करना चाहता तो वहां के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो। तो इसलिए जो असंतुलन पैदा होता है उसको रोकने के लिए भी अध्यापकों की जो पोस्टिंग है, नियुक्तियां हैं, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। द एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क अदर देन सेंसस, इलेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ वर्क। अध्यापकों का गैर शैक्षिक कार्यों में उपयोग नहीं किया जा सकता, तीन चीजों को छोड़कर। एक तो जनगणना, एक चुनाव, और तीसरा है अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो उसके अंदर रिलीफ वर्क में टीचर्स की हेल्प ली जा सकती है। अगला है द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द टीचर्स अपॉइंटेड शुड बी अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड। जिन अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है वो सही होनी चाहिए, सही रूप से वो प्रशिक्षित हों और योग्य हों, जो क्वालिफिकेशन उनके लिए रखी गई है वो पूरी होनी चाहिए। अब ये जो अधिनियम है इसमें कुछ चीजों को प्रतिबंधित किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। वो कौन कौन सी है? पहला, मेंटल हैरेसमेंट एंड फिजिकल पनिशमेंट, मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक दंड आप बच्चे को नहीं दे सकते। मैंने देखा है कि प्राइवेट जो विद्यालय है वो बच्चों के साथ थोड़ा सा एक सौतेला व्यवहार करते हैं। जो आरटी के तहत जाते हैं और जो बच्चे फीस देकर आते हैं उनके बीच में एक व्यवहार होता है जो उनको, मेरे को लगता है कि मानसिक रूप से उत्पीड़ित करता होगा। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का दाखिले के लिए किसी भी तरह का टेस्ट नहीं लिया जा सकता। आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नहीं जी इसको तो दाखिला नहीं देंगे, हमारा टेस्ट नहीं पास कर, ये नहीं हो सकता। कैपिटेशन फी, प्रति व्यक्ति शुल्क जो भी विद्यालय निर्धारित करता है वो नहीं ले सकते। प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर्स, शिक्षक जो है वो निजी ट्यूशन नहीं कर सकते, खास करके जो सरकारी हैं। रनिंग स्कूल्स विद नो रिकॉग्निशन, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाए जा सकते, परंतु शॉप स्कूल्स चल रहे हैं। द एक्ट इन्वेजेस that the curriculum should be developed in coherence with the values enshrined in the Indian Constitution and that which would take care of the all-round development of the child. इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि जब भी पाठ्यक्रम तैयार हो तो भारतीय संविधान में जो मूल्य दी गए हैं, वैल्यू सिस्टम दिया गया है, उसको ध्यान में रखकर हमें अपना जो पाठ्यक्रम है वो तैयार करना है, और उसके साथ साथ उसमें यह भी ध्यान रखना है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो उससे। द करिकुलम शुड बिल्ट ऑन the knowledge of the child on his her personality and talents, help make the child free of trauma, fear and anxiety by a system that is both child centric and child friendly. आगे ये कहता है कि पाठ्यक्रम को बच्चे के ज्ञान, कैसा ज्ञान देना है, उसकी क्षमता, वो क्या सीख सकता है, कितनी उसकी क्षमता है, प्रतिभा पर निर्माण करना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना है। बच्चे को एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से बचाना है जिससे बच्चे को आघात लगता है, भय होता है और चिंता होती है। बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बाल सुलभ शिक्षा होनी चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखा जाए। सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है इस एक्ट? ये कह रहा है कि विद द पासिंग ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, इंडिया हैज मूव्ड टू ए राइट बेस्ड अप्रोच टुवर्ड इंप्लीमेंटिंग एजुकेशन फॉर ऑल। सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले देशों के उसमें ये शामिल हो गया भारत। दिस एक्ट कास्ट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए चाइल्ड। संविधान की अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है वो बाध्य करता है राज्य और केंद्र सरकारों को कि बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनका मौलिक अधिकार है। तो इसके महत्व क्या है? पहला, द एक्ट लेज डाउन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर द स्टूडेंट टीचर रेशियो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। गुणवत्ता परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कानून जो है बहुत सहायक साबित हो सकता है, अभी तक नहीं हुआ है, हो सकता है। कैसे? स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करता है, अध्यापकों की नियुक्ति की बात करता है कि इतने बच्चों पर, जब इतने बच्चे एनरोल हो जाएंगे विद्यालय के अंदर तो एक अध्यापक की नियुक्ति करनी ही पड़ेगी, जिसमें अभी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। It also talks about providing separate toilet facilities for girls and boys, having adequate standard for classroom condition, drinking water facility, etc. विद्यालय में सभी सुविधाएं होनी चाहिए। पहली चीज, लड़के और लड़कियों के अलग अलग शौचालय हों, कक्षा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए,
पीने के पानी की सुविधा हो, अच्छी तरह की लैब्स और लेबोरेटरी जो भी हैं वो चीजें प्रदान करने की ये बात करता है। अगला, द स्ट्रेस ऑन अवॉइडिंग द अर्बन रूरल इम्बैलेंस इन टीचर पोस्टिंग इज इंपॉर्टेंट एज देयर इज ए बिग गैप इन द क्वालिटी एंड नंबरिंग रिगार्डिंग एजुकेशन इन द विलेजेस कंपेयर टू द अर्बन एरियाज इन द कंट्री। शिक्षकों की नियुक्ति की सभी जगह समान रूप से होनी चाहिए। वो चीज जो है वो क्या करती है, जो एक असंतुलन है शहरी और ग्रामीण शिक्षा के अंदर, उसको खत्म करने में सहायक साबित हो सकता है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन। आप बच्चे को हरासमेंट नहीं दे सकते और उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की गई है। The prohibition of screening procedure for admission ensures that there would be no discrimination of children on the basis of caste, religion and gender. जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बच्चे के साथ एडमिशन और स्क्रीनिंग प्रोसेस में, वैसे तो स्क्रीनिंग प्रोसेस है भी नहीं, परंतु एडमिशन के दौरान किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप इस धर्म के इसलिए दाखिला नहीं मिलेगा, आप इस जाति के इसलिए दाखिला नहीं मिलेगा, आप लड़के हैं आप लड़की हैं इसलिए दाखिला नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता। The act also mandates that no kid is detained until class 8. 8वीं कक्षा से पहले किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। It introduced the continuous comprehensive evaluation system in 2009 to have grade appropriate learning outcome in the school. इसलिए 2009 में सतत समग्र मूल्यांकन की जो अवधारणा है, मूल्यांकन की तकनीक जो है उसको विद्यालय शिक्षा में लागू किया गया, ताकि जिस जिस तरह की बच्चा जो है वो लर्निंग आउटकम जो वो अधिगम सीख कर निकलता है उसके हिसाब से उसको उपयुक्त ग्रेड दे दिया जाता है। ABCD जो भी है उसको दे दिया जाता है, फेल नहीं किया जाता। द एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC in every school in order to promote participatory democracy and governance in all elementary schools. SMC का गठन किया गया है हर स्कूल में, किस लिए, किस चीज को प्रमोट करना है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागिता, लोकतांत्रिक सहभागिता। जो पेरेंट्स आ पाए, गांव के लोग आ पाए और वो वहां के प्रशासन में अपनी सहभागिता दे पाए, इसलिए SMC बनाई गई। और इसका फायदा, जहां पर SMC अच्छा काम कर रही है वहां पर बहुत अच्छी जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। आगे इसका सिग्निफिकेंस कुछ और है। द एक्ट इज जस्टिफिएबल and has a grievance redressal mechanism that permits people to take action when the provision of the act are not complied with. अधिनियम न्यायोचित है, मतलब आप चैलेंज कर सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं। और इसमें एक शिकायत निवारण तंत्र, जिसको ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या हम सिस्टम कहते हैं, उसको बनाया गया है ताकि लोग अपनी जो शिकायतें हैं उनका हल निकाल पाए। The RTE Act mandates for all private schools to reserve 25% of their seats for children from socially disadvantaged and economically backward section. सभी निजी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को बाध्य किया गया है कि आप हर कक्षा में 25% जो सीटें हैं वो किसके लिए रखेंगे? सामाजिक रूप से पिछड़े हुए और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए रखी जाएंगी। और ये चीज जो है सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा कदम है कि सभी बच्चे एक तरह के स्कूल में जो उनके नजदीक है उसमें वो पढ़ पाए। अन्यथा एक बहुत बड़ी खाई थी कि निजी स्कूल वाले बच्चे अलग हैं और जो सरकारी स्कूल में जो नीली और खाकी वर्दी पहनकर बच्चे जाते हैं वो अलग है। नेक्स्ट है, दिस प्रोविजन इज इंक्लूडेड इन सेक्शन 12(1)(c) of the RTE Act. All schools, private, unaided, aided or special category, must reserve 25% of their seats at the entry level of student from the economic weaker section disadvantaged group. सभी तरह के विद्यालय, चाहे वो निजी हैं जिनको कोई अनुदान नहीं मिलता, अनुदान प्राप्त हैं, और विशेष श्रेणी के जो है उन सबको, जो बच्चों के लिए 25% सीटें हैं जो आरक्षित रखनी अनिवार्य कर दी गई है। और इसके लिए अलग धारा बनाई गई है, 12(1) का C पार्ट जो है वो इसको सुनिश्चित करता है। अगला है, व्हेन द रफ वर्जन ऑफ एक्ट वाज ड्राफ्टेड इन 2005, जब 2005 में इसका ढांचा तैयार किया जा रहा था, खाका तैयार किया जा रहा था, देयर वाज ए लॉट ऑफ आउटक्राई इन द कंट्री अगेंस्ट दिस लार्ज परसेंटेज ऑफ सीट्स बीइंग रिजर्व्ड फॉर द अनप्रिविलेज्ड। अलाव की स्थिति में जो लोग हैं उनके लिए आपने बहुत बड़ी संख्या में सीटें रखती, 25%। However, the framers of the draft stood their ground and were able to justify 25% reservation in private schools. बहुत विरोध हुआ, परंतु जो बनाने वाले थे, जो इसको तैयार कर रहे थे, निर्माता जो थे, उन्होंने
इस अपने बात पर खड़े रहे और उन्होंने 25% जो सीटें हैं वो सुनिश्चित की रिजर्वेशन। This provision is a far-reaching move and perhaps the most important step in so far as inclusive education is concerned. ये जो अधिनियम है वो दूरगामी कदम है, फार रीचिंग मूव है, और जहां तक समावेशी शिक्षा का संबंध है शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम भी। समावेशन जिसमें हम कहते हैं कि सक्षम और अक्षम दोनों तरह के बच्चे एक साथ पढ़े। दिस प्रोविजन सीक्स टू अचीव सोशल इंटीग्रेशन, इससे सामाजिक एकीकरण समरसता पैदा होगी, ऐसा माना जाता है। और अगर वो बच्चे एक साथ पढ़ेंगे उनमें भाईचारा पैदा होगा तो सामाजिक समरसता पैदा होगी। The loss incurred by the schools as the result of this would reimburse by the central government. अगर कुछ निजी स्कूल कहते हैं कि हमें इनकी फीस मिलनी थी, हमारा इतना घाटा हो गया, तो वो कौन देगा? केंद्र सरकार। ये इसके तहत इसमें सुनिश्चित किया गया है। The act has increased enrollment in upper primary level class 6 to 8 between 2009 to 16 by 19.4%। 2009 से 16 के बीच में छठी से 8वीं कक्षा में ये एक्ट आने के बाद लगभग 19.4% जो एनरोलमेंट है, नामांकन है, वो बढ़ गया। बहुत बड़ी संख्या है भारत में। In rural areas in 2016, only 3.3% of children in the 6 to 14 years bracket were out of school. केवल 3.3% बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में थे जो विद्यालय से बाहर थे, और उनको भी अब उसमें शामिल कर लिया गया है। क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, कमियां भी हैं, कौन कौन सी हैं? पहला, द एक्ट वाज ड्राफ्टेड hastily without much thought or consultation being given to the quality of education empowerment। जल्दबाजी में बनाया गया है ऐसा कहते हैं, और उसमें जो गुणवत्ता का एस्पेक्ट है शिक्षा का, उस पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श नहीं। चिल्ड्रन बिलो 6 years आर नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट। अर्ली चाइल्डहुड केयर की जो एजुकेशन है, आंगनबाड़ी वाली और ये वाली, उसको इसमें नहीं शामिल किया गया। 6 वर्ष से वो प्रारंभ करते हैं, ये एक नो डाउट ड्रॉबैक है। हर बच्चे को आंगनवाड़ी तक लाना और वो चीजें भी सुनिश्चित होनी चाहिए। वो वहां आएगा तो विद्यालय में आएगा, नहीं तो उसकी जो अर्ली एजुकेशन है वो प्रभावित होगी। अगला है, मैनी ऑफ द स्कीम्स अंडर द एक्ट हैव बीन कंपेयर्ड टू द प्रीवियस स्कीम्स ऑन एजुकेशन सच एज सर्व शिक्षा अभियान एंड हैव बीन प्लैग्ड विद करप्शन चार्जेस एंड इनएफिशिएंसी। ये कहता है कि अधिनियम के तहत कई योजनाएं हैं जिनकी तुलना पुरानी योजनाओं से की जा रही है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और ये भी कहा जाता है कि वो एफिशिएंट नहीं है, वो लागू होने में भी हो जाएंगे तो भी उसका फायदा नहीं होगा। At the time of admission, many documents such as birth certificate, BPL certificate are required. This move seems to have left out orphan from being beneficiary of the act. बहुत सारे कागजों की मांग की जाती है, जिससे भारत के जैसे देश के अंदर अनपढ़ जहां लोग ज्यादा हैं वहां पर वो नहीं दे पाते दस्तावेज, तो कुछ बच्चे अब भी छूट जाते हैं। ये फॉर्मेलिटीज जो है, औपचारिकताएं हैं, वो बहुत ज्यादा। There have been implementational hurdles in 25% reservation of seats for EWS, economically जो weaker section है, and other in private schools। जो निजी विद्यालय हैं उनमें उन बच्चों को 25% सीटों पर दाखिला दिलाना मुश्किल है। Some of the challenges in this regard are discriminatory behavior toward parents and difficulties experienced by students to fit in with a different socio-economic milieu। वो बच्चे जो हैं वो एक अलग तरह की सामाजिक आर्थिक स्थिति से आते हैं। एक गरीब बच्चा वहां पर जाकर जब बैठता है तो उनकी जो खर्चे हैं, उनका जो रहन सहन है, उनका जो उठने बैठने का तौर तरीका है, उसमें वो बच्चा जो है वो भेदभाव महसूस करता है, समस्याएं महसूस करता है। ये भी एक दिक्कत है, उसको समाप्त किया जाना भी अनिवार्य है, जिसमें ये आने वाले टाइम में शायद इसमें कुछ नए प्रावधान दिए जाएंगे। आगे कुछ और है, Regarding the no detention policy till class 8, 8वीं कक्षा तक किसी बच्चे को रोकना नहीं है किसी भी कक्षा में। An amendment to the act in 2019 में इसमें एक संशोधन किया गया। Introduce regular annual exam in class 5th and 8th। 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा ली जानी चाहिए, क्योंकि जब सबको पास करते करते आगे ले गए तो ऐसे बच्चे आगे पहुंच गए जिनको कुछ भी नहीं आता था, जिनका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो था वो 0 ही था। 5वीं और 8वीं में परीक्षाएं रखी गई। इन केस ए स्टूडेंट फेल्स इन एनुअल एग्जाम, ही शी इज गिवन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग एंड मेड टू अपीयर फॉर ए री एग्जाम। अगर बच्चा फेल हो जाता है 5वीं या 8वीं में
एनुअल एग्जामिनेशन में, वार्षिक परीक्षा में, तो उसको फिर तैयारी करवाई जाती है, फिर एग्जाम दिलवाया जाता है, और अगर फिर भी वो पास नहीं होता है तो उसको उस कक्षा में रोक दिया जाता है, मतलब फेल करार दे दिया जाता है, उसको 1 साल उस कक्षा में और लगाना पड़ता है। तो ये जो हमारा स्टैग्नेशन की जो बात है वो यहाँ पर फिर से आने लगी है। दिस अमेंडमेंट वाज मेड आफ्टर मेनी स्टेट्स कंप्लेंट that without regular exam the learning level of children could not be evaluated effectively. ये क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारे राज्य थे, उन्होंने शिकायत की कि बच्चों के जो लर्निंग लेवल है, उन्होंने क्या सीखा, उसको जांचने के लिए परीक्षाएं होनी अनिवार्य है। तब ये लागू किया गया। और वो स्टेट कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, गोवा, तेलंगाना और महाराष्ट्र। It has been found that many states find it difficult to move to a CC system of assessment. बहुत सारे राज्य अभी तक सतत समग्र मूल्यांकन की जो प्रणाली है उसको प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाए। क्यों? एक तो अध्यापक कम है, और दूसरा अध्यापकों का प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन भी नहीं, उनको आता ही नहीं है अध्यापकों कैसे तैयार करें। आप उसमें देख सकते हैं FAS से होते हैं, उसमें स्कॉलेस्टिक एक्टिविटी और नॉन स्कॉलेस्टिक एक्टिविटी सबको अंक देते हुए आगे बढ़ना होता है, तो वो जो चीजें हैं उसमें सक्षम नहीं है ज्यादातर। अगला है, अनदर क्रिटिसिज्म लेवल्ड अगेंस्ट द एक्ट इज दैट instead of increasing the standard and outcome of the public education system in India, it passes the buck to private school with some respect. ये कहता है कि इस अधिनियम को लागू किया गया कि हम एक समरसता वाला शैक्षिक जो प्रावधान है वो पूरे भारत में एक व्यवस्था लेकर आए, तो इससे जो निजी विद्यालय हैं उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जिसमें सरकार ने कहा है कि हम दे देंगे। कंक्लूजन में अगर हम बात करें, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने में आजादी के बाद 6 दशक से अधिक का समय लगा, 60 साल से ज्यादा लगे। अब सरकार, सभी हितधारक, जिसमें जो जो लोग आते हैं, पेरेंट्स, अध्यापक जो लोग हैं, उनको शिक्षा की गुणवत्ता पर अवश्य ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन की बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। समानता, समावेश और एकता को बढ़ावा देने के लिए धीरे धीरे समाज के सभी वर्गों के लिए देश भर में एक एकल शैक्षिक प्रणाली और मंच की ओर बढ़ना चाहिए। एक जैसी एजुकेशन, विभिन्न तरह के बोर्ड हैं ये खत्म कर दिए जाएं, एक जैसी पुस्तकें, एक जैसा पढ़ने पढ़ाने का तरीका ये आना चाहिए, नहीं तो ये विभेद जो है वो आगे तक चलता चला जाएगा। ये था हमारा टॉपिक RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। एक नए उपविषय के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।